आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य लकी राजीव की लिखी कहानी एम्प्टी नेस्ट। लकी पुणे में रहती हैं, कानपुर में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, भरतनाट्यम डांसर हैं, पेंटिंग स्केचिंग करती हैं, ये सब उनके शौक हैं। हजरतगंज की भीड़ में संभल संभल कर गाड़ी चलाते हुए मैं चिड़चिड़ाने लगा था। जिसको देखो वही जल्दी में है। जल्दी में क्या है, जिसको देखो वही हड़बड़ाया हुआ है, जैसे अभी अभी आसमान से आग गिरने वाली हो। थोड़ी देर पहले एक ठेले वाला मेरी गाड़ी से ठेला सटा के चूं की आवाज करके निकल गया और मैं इस भीड़ में उतर कर देख भी नहीं पाया था कि कार को नुकसान क्या हुआ है। आगे जाम लगा हुआ था, पीछे वाले लोग हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे थे। मैं कार से सर निकाल के चिल्लाया, देख नहीं रहे आगे जाम लगा है, उड़ा दें क्या अपनी गाड़ी। मैं पूरी ताकत लगा के चिल्ला तो दिया, फिर लगा सांस फूल गई। अजीब हालत थी, भूख भी नहीं लग रही थी, चाय की तलब भी उठ रही थी। दोपहर को 1 बजे ऑफिस में लंच किया था, इस समय 6:30 हो रहा था। न गाड़ी को कहीं साइड में खड़ी कर सकते थे, न आगे बढ़ा सकते थे। आसपास नजर घुमाई तो फुटपाथ पे चाट का ठेला देख के पेट की बेचैनी और बढ़ गई, और शायद मन की भी। ठेले के पास खड़े एक परिवार को देखकर मुझे अजीब सा लगने लगा था। परिवार के तीनों सदस्य अपना अपना दोना थामे गोलगप्पे खा रहे थे। बारी बारी से सबको मिलता और वो आपस में बातें करते हुए हंसते हुए खाने लगते। क्या बातें कर रहे होंगे आपस में? वो छोटी लड़की कह रही होगी कि पापा मिर्ची है। इस पे आदमी ने चाट वाले को टोक दिया होगा, मीठी चटनी मिला के खिलाओ यार बच्ची को। फिर उसने अपनी पत्नी की ओर देखकर छेड़ा होगा, तुम्हें तो मिर्ची लग नहीं रही होगी, तुम तो हो ही चटोरी। औरत ने मुंह में गोलगप्पा रखते हुए पत्नी को कोहनी मारी होगी और पानी दोने से छलक आया होगा। अचानक मेरी आंख से भी कुछ छलक आया था। ये दिन जो लोग सामान्यतः जिया करते हैं, मैं उसकी कल्पना करके खुश होने लगा था, क्योंकि ये दिन मेरे पास बचे ही नहीं थे। मैं घर और ऑफिस के बीच में ठीक अपनी कार की तरह फंसा हुआ था। ना ऑफिस में मन लगता था, ना घर में खुश रह पाता था। घर का नाम सोचते ही मन में सन्नाटा फैल गया। दोनों बच्चियां घर से बाहर दूसरे शहरों में नौकरी करने चली गई थीं और बाकी बचे मैं और राधा बस एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं बचा था हमारे बीच। बात बात पर बहस, टोका टाकी कई कई दिनों तक अबोला छिड़ा रहता था। ऐसा नहीं था कि पहले हमारी नोकझोंक नहीं होती थी, लेकिन वो लड़ाई झगड़े कभी इतने लंबे नहीं खिंचे कि उनका तनाव मैं ऑफिस में भी महसूस करूं। पिछले संडे तो एक नई बात हो गई थी। राधा एक हाथ में अपनी तकिया और दूसरे हाथ में मैगजीन उठाए गेस्ट रूम में जाने लगी थी। अब क्या हुआ राधा, यहीं पढ़ लो ना, मैंने टीवी देखते हुए कहा तो वो पलट कर बिफर पड़ी। नीरज, मैं पहले भी बता चुकी हूं, ये जो आप फूहड़ हंसी मजाक वाले सीरियल देखते हैं ना, ये मुझको नहीं भाते। पहले तो मैंने ये बात इतनी गंभीरता से नहीं ली, लेकिन जब बाई से कहा जाने लगा कि पहले साहब के कमरे में पोछा मार दो, फिर मेरे कमरे के जाले हटा देना, तब मुझे यकीन करना पड़ा कि हमारे दिल के साथ साथ हमारे कमरे भी अलग हो चुके थे। आने वाला कल हमारी जिंदगी से इतना ज्यादा जुड़ा रहता है कि वो कभी कभी हमें आज का सुख ही नहीं लेने देता। पहले बच्चे छोटे थे, तनख्वाह भी कम थी और मैं और राधा इन्हीं दिनों की बाट जोहा करते थे। हम दोनों अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे थे, लेकिन एक साथ थे। मैं उसको प्यार से डांट देता था, थोड़ी देर कूलर के सामने बैठ जाओ, हालत देखिए अपनी, कल साइंस का पेपर है, एक बार रिवीजन और करवा दूं। वो पसीना पोंछते हुए बच्चों को पढ़ाने में लग जाती और मैं 4 ग्लास नींबू पानी बनाकर उसके पास आकर बैठ जाता। उलझनें सुलझ जाती थीं, जिंदगी इन छोटी छोटी बातों से संवर जाती थी। राधा समय की किल्लत से उकता कर कह देती थी, बच्चे सेटल हो जाएं तो फ्री हो जाएं हम लोग, और मैं पैसे की किल्लत से उकता कर कूलर को देखता हुआ कहता था, अगला प्रमोशन हो जाए तो सबसे पहले एसी लगवाएंगे हम लोग। एक दूसरे के सपनों को सींचते, एक दूसरे का हाथ थामे हम मुस्कुरा दिया करते थे। और अब जब समय भी था, पैसा भी था, लेकिन हम अपनी अपनी लड़ाइयां जीतते जीतते आपस में ही लड़ने लगे थे।
घर में उदासी पता नहीं किस दरवाजे से चली आई थी, और आई भी तो ऐसी कि यहीं डेरा डालकर बैठ गई थी। जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कल अनूप आ रहा है, 2 दिन यहीं रहेगा। अपने दोस्त के आने की खबर मैंने राधा को दी। कोई जवाब नहीं आया। थाली में मटर फैलाए पता नहीं किस सोच में डूबी हुई वो सामने दीवार को घूर रही थी। मेरा सब्र खत्म होने लगा था। तुमसे ही बात कर रहा हूं यार, हाँ ना कुछ तो बोलो। राधा जैसे किसी सपने से बाहर आई और बिना मेरी ओर देखे बस इतना बोली, क्या बनवाना है, नाश्ता खाना सब बता देना। उस रात मैं बहुत तकलीफ में सोया। मैं कहाँ चूक गया? क्या नहीं किया राधा के लिए, बच्चों के लिए? किस बात की सजा दी जा रही थी मुझे? अगले दिन अनूप के सामने भी घर में वही माहौल रहा। वो राधा जिसको कि मेरे फ्रेंड सर्कल में बेस्ट होस्ट के नाम से बुलाया जाता था, वो राधा अब कहीं गुम हो चुकी थी। बस लाकर सब सामान टेबल पे रख देना, काम चलाऊ बातें कर लेना, मैं कुछ कहूं तो चिड़चिड़ा जाना या चुप हो जाना। अनूप ने रात में मुझसे पूछ ही लिया, कुछ टेंशन है क्या तुम लोगों में? सुबह से देख रहा हूं। बचपन की दोस्ती की वजह से या उसके साइकाइट्रिस्ट होने के नाते मैं उससे कुछ भी छुपा नहीं पाया। शायद मैं खुद भी किसी के सामने अपना मन खोल कर रख देना चाहता था। जैसे ही मैंने सब बताना शुरू किया, मुझे सहानुभूति देने के बजाय वो राधा के बारे में बहुत कुछ पूछता रहा। जब वो एक दोस्त से ज्यादा डॉक्टर का किरदार जीने लगा तो मैं खींच गया। तुम समझ भी रहे हो यार मेरी हालत, पता नहीं क्या नाटक है, जिंदगी से मन हटा जा रहा है यार। मैंने झुंझला कर कहा तो वो मेरा हाथ थपथपाते हुए बोला, जो तुमको नाटक लग रहा है उसको हमारी जुबान में कुछ और कहते हैं। ये एक सिंड्रोम है, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, घोंसला खाली होने का दुख। जब बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं ना तो माँ बहुत अकेली पड़ जाती है। भाभी डिप्रेशन में है। गहरी चुभी फांस का दर्द देखने वालों को कभी महसूस नहीं होता। राधा के बारे में मैं ये सब मानने को तैयार ही नहीं था। अनूप ने जो भी बताया था उस पर एक बार तो मैं हंसा, फिर पूछ बैठा, अच्छा हम नहीं निकले घर से बाहर? हमारी अम्मा तो नहीं हुई इस तरह? मेरे ऑफिस में कितनी लेडीज हैं हमारी उम्र की हैं, बढ़िया बोलती बतलाती हैं, कोई इस तरह गुमसुम नहीं रहता भाई। अनूप ने चिढ़कर जवाब दिया, वो बात अलग है नीरज, परिवार में जब और लोग रहते हैं या ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता। फिर अपना अपना लेवल है ना, कोई ज्यादा सेंसिटिव होता है कोई कम। तुम बाल की खाल निकालते रहो, कुछ करना मत। इस खोखली बहस के पीछे मेरी कोई फिक्र थी या मन का कोई चोर जो मेरे ऊपर उंगली उठाकर मुझे दोषी ठहरा रहा था? कुछ तो था जो मुझे धीरे धीरे बेचैन करने लगा था। अनूप की कही गई बातें दिमाग में खलबली मचाने लगी थीं और मेरी सोची गई बातें, बोले हुए शब्द एक एक करके मेरे सामने आने लगे थे। तुमको मन नहीं करता क्या ढंग से तैयार होकर रहने का? तुम कोई जाना ही नहीं चाहती हो यार मेरे साथ? जब देखो तुम्हारा सर ही दर्द करता रहता है। ऐसी कितनी ही झिड़कियां, कितने ताने देना मेरी आदत में शुमार हो गया था। देखा जाए तो इनमें से एक का भी कारण मैंने जानना नहीं चाहा था। मैंने क्यों नहीं सोचा कि हमेशा सच संवर कर तैयार रहने वाली, हंसी मजाक की फुहारें छोड़ती हुई राधा अचानक गुमसुम क्यों हो गई थी? कभी सरदर्द होना, कभी खाने की टेबल से अचानक उठ जाना, बिना बात आंसू आ जाना, ये सब बिना वजह तो नहीं हो रहा था ना। राधा परेशान थी, बहुत परेशान। वो लड़ रही थी अपने सन्नाटे से, बच्चों की याद से। और मैं उसके इस सन्नाटे में चीख कर कहता था, हद है यार, जब देखो तुम्हारा मुंह ही बना रहता है। मुझे याद आ रहा था शादी के बाद जब कभी मैं दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था, देर से घर आता था तो बाबूजी नाराज हो जाते थे, घड़ी की ओर इशारा करके चिल्ला देते थे, टाइम देखा है? वो बेचारी इंतजार करती है दिन भर। मैं बाबूजी और राधा दोनों से माफी मांगकर बात को रफा दफा कर दिया करता था। लेकिन जाने से पहले मेरा हाथ थामकर अटकती आवाज में वो फिर वही बात दोहरा गए थे, बहू का ख्याल रखना बेटा, ये यार दोस्त अपनी जगह हैं, सबसे खास तो तुम ही दोनों हो एक दूसरे के लिए। बाबूजी को याद करके आंखें भर आई थीं। मैं उनकी आखिरी बात का मान नहीं रख पाया था।
उस शाम अनूप को एयरपोर्ट छोड़कर घर पहुंचा तो राधा बड़ी बेटी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने गौर किया, आंखों में उदासी थी लेकिन चेहरे पर एक उजाला फैला हुआ था। फ़ोन स्पीकर पर लगा हुआ था। राधा खांसी का कोई घरेलू नुस्खा बता रही थी लेकिन बेटी को किसी पार्टी में जाने की जल्दी थी। मम्मा सुनो ना, प्लीज़ मैसेज कर देना, अभी नहीं। हाँ बाय, टेक केयर। बेटी का फ़ोन रखते ही थोड़ी देर पहले फैला उजाला धप से बुझ गया था। उसने मेरी ओर देखा। ऐसे मौक़ों पर मैं हमेशा हंस देता था, बच्चे तुम्हारी तरह फालतू नहीं बैठे वहां। लेकिन आज मुझे अच्छा नहीं लगा। तुरंत मैंने बेटी को फ़ोन लगाया। ये क्या तरीका था बेटा? मम्मा कुछ बता रही थी ना, ये लो बात करो। राधा को फ़ोन थमाते हुए मैं मुस्कुरा दिया था, और वो भी भले ही हल्का सा। मैंने उसी पल खुद से वादा कर लिया था कि अब ये मुस्कान जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी बालकनी पर बैठा हुआ बहुत देर से सामने वाले घर का लॉन देख रहा था। सारे हरे भरे पौधों के साथ एक कुमलाया सा पौधा बचने की जद्दोजहद में लगा था। घर का मालिक बहुत देर से माली को डांट रहा था कि उस पौधे को कोने में क्यों रखा। ध्यान नहीं देने के कारण वो सूख गया, और माली अपनी सफाई देते हुए समझाता जा रहा था कि अभी वो पौधा सूखा नहीं, 4 दिन ढंग से पानी देंगे लहलहा उठेगा। मैंने उनकी बातें सुनते हुए वहीं से अंदर झांक कर राधा को देखा। मेरे पास भी एक ऐसा ही रिश्ता था जिसको मुझे वापस हरा करना था। कल ना हेल्थ चेकअप हुआ था ऑफिस में। डॉक्टर बोले कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, थोड़ा टहलना चाहिए सुबह सुबह। मैंने राधा से कहा। मुझे चाय थमाते हुए उसने हामी भरी। हाँ चले जाया करो, डॉक्टर सही कह रहे थे। राधा के कहे ये 3 शब्द चले जाया करो सुनकर मैं अनमना हो गया था। करीब साल भर पहले की बात याद आ गई थी। छोटी बेटी के शहर से बाहर जाते ही राधा मुझसे जिद करती थी कि सुबह टहलने जाया करो, शाम को जल्दी आया करो। मैं झुंझलाकर टाल जाता और झिड़क देता, यार तुम उपती हो, तुम जाया करो ना, 24 घंटे ही तो हैं, या तो ऑफिस चले जाएं या पार्क चले जाएं। मुझे समझ में आ रहा था ये मेरा ही बुना हुआ जाल था जिसमें पहले राधा और अब मैं फंसने लगा था। जाल मुझे सुलझाना था, लेकिन वो सिरा अकेले खोजना मुश्किल था जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। बच्चों को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेकर 2-3 बार बात की। थोड़ा उनको समझाया, थोड़ा उनसे समझा। बड़ी बेटी ने हिचकते हुए याद दिलाया कि मम्मा को फूल पौधों गमलों का बहुत शौक है। आपको मिट्टी से उलझन होती थी तो उन्होंने बंद कर दिया। छोटी बेटी ने इशारा किया कि आप लोग कहीं घूमने तो जाते नहीं, तभी मम्मा ने तैयार होना भी छोड़ दिया। बच्चों ने न जाने कितनी ही इस तरह की बातें याद दिलाईं, और मैं एक एक बात पर चौंक जाता था। फिर उसकी तह तक जाते जाते सहमत होने लगता था। एक बार राधा 3-4 गमले लाई तो थी, बहस भी हुई थी हमारी। फिर मुझे ध्यान तक नहीं कि वो गमले कहाँ गए। आज ऑफिस से निकलकर घर जाने के बजाय नर्सरी की ओर मैंने गाड़ी मोड़ ली थी। बच्चों से वीडियो कॉल पर जुड़ा रहा और उनकी पसंद के बहुत सारे पौधे खरीद लिए। राधा कितनी खुश होगी ये सब देखकर, पता नहीं क्या कहेगी। पहले की तरह ताली बजाकर खिलखिला उठेगी, या फिर आंखों में आंसू भर के थैंक्स बोलेगी। कितनी ही बातें मन में गुनता हुआ मैं घर आया। वो घर पर थी नहीं। अपनी चाबी से दरवाजा खोला, नर्सरी से आए माली के साथ मिलकर सारे गमले बालकनी में सजा दिए। हल्की हल्की हवा में झूमते वो पौधे कितने प्यारे लग रहे थे। अब बस राधा का इंतजार था। ये सब क्या है? राधा की आवाज सुनकर मैं पलटा। हाथ में सब्जी का झोला लिए वो हैरान खड़ी थी। तुमको बहुत पसंद है ना? कैसा लगा ये सरप्राइज? मैंने उसका चेहरा पढ़ते हुए पूछा। वहां खुशी का कोई रंग नजर नहीं आ रहा था, बल्कि नाराजगी फैली हुई थी। कभी पसंद थे पौधे, अब इस उम्र में नहीं होगा मुझसे इतना सब। इतना बोलकर वो तेजी से अपने कमरे में चली गई। मैं समझ गया था एक सूखे पौधे को हरा करना इतना आसान भी नहीं होता। एक माँ अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करती है या पिता, बात यह नहीं होती। बात यह होती है कि किसकी जिंदगी बच्चों के इर्द गिर्द घूमने लगती है। मैं बाबूजी के ज्यादा करीब रहा। उनके साथ बहुत सालों तक इस शहर से उस शहर, जहां जहां उनकी पोस्टिंग होती रही, जाता रहा।
जो भाई बहन माँ के साथ रहे, उनकी दुनिया उनके इर्द गिर्द बस गई। मेरी दुनिया बाबूजी तक सिमट कर रह गई थी। वही राधा के साथ भी हुआ, ये देर से ही सही, लेकिन मुझे समझ में आने लगा था। मैं लापरवाह पिता तो नहीं रहा, लेकिन और भी बातें रहीं आसपास। कभी दफ्तर के झंझट तो कभी दोस्तों का साथ। वहीं राधा ने तो कई सालों तक सिवाय बच्चों की परवरिश के कुछ और सोचा ही नहीं। बच्चियां छोटी थीं तो उसकी बातों में ये दोनों लौकी नहीं खाती जैसी चिंता होती थी, लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़ी होती गईं, राधा की बातों में उनके प्रोजेक्ट, उनकी एनुअल फंक्शन की कॉस्ट्यूम, फेयरवेल की साड़ी, ये सब शामिल होने लगा। हमारी बच्चियां एक के बाद एक मंजिल चढ़ती गईं और राधा वहीं किसी सीढ़ी पर बैठी रह गई, अकेली। और अब शायद वो वहां से हटना भी नहीं चाहती थी। सुबह आंख खुली तो रसोई से हर दिन की तरह खटर पटर की आवाजें नहीं आ रही थीं। गेस्ट रूम में झांक कर देखा तो बेड खाली था। उसे खोजता हुआ मैं बाहर आया तो एक पल के लिए राधा को देखता ही रह गया। राधा बैल्कनी में एक एक पौधे को निहार रही थी, पत्तियां छूकर देख रही थी। किसी ने सही कहा है, एक औरत के मन में केवल अपने बच्चों के लिए ही ममता नहीं होती, वो सबको प्यार करना जानती है। मैंने आगे बढ़कर हंसते हुए कहा, लेते समय ध्यान नहीं दिया, ज्यादा ले आया, अब 2-3 बाल्टी भर भर के लाना पड़ेगा मुझे। कितने दिनों बाद राधा आराम से मेरी ओर देखकर बोली, नहीं बाल्टी वाल्टी क्यों, शाम को चल के पाइप ले आएंगे बड़ी, एक वो नहीं होता आगे लगाने वाला। मैं उसकी बातें सुनकर हाँ हाँ कहता जा रहा था, लेकिन मैं उसको सुन ही कहाँ रहा था। मैं तो देख रहा था उसके चेहरे पर फैला इत्मीनान, उसकी बातों में घुली हुई वही मिठास। उसकी बात पूरी होते ही मैंने फोन का कैमरा ऑन करते हुए उसे इशारा किया, चलो इन गमलों के बीच में बैठ जाओ जल्दी से, बच्चों को भी तो दिखा दें अपने घर के नए मेंबर। राधा की फोटो खींचते हुए दिमाग में कुछ कौंध गया, कुछ और भी था जो ठीक करना था। माँ पापा का रोल निभाते निभाते हम पति पत्नी बनना क्यों भूल जाते हैं। कैमरा सेल्फी मोड में लाकर मैं भी राधा के पास खड़ा हो गया। उसके कंधे पर हाथ रखकर मैंने छेड़ा, इधर देखो एक सेल्फी भी तो हो जाए। मैंने कैमरे में हमारी मुस्कुराहटें कैद कर ली थीं। नर्सरी से लाए पौधों पर नई पत्तियां आने लगी थीं। मेरे मन में भी आशा की कोपलें फूटने लगी थीं। मैं कोशिश करता जा रहा था, कभी बच्चों से राय लेता, कभी अनूप से कुछ समझता। स्थितियां बदल तो रही थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे। राधा का गुमसुम रहना कम हुआ था, लेकिन हंसी से वो अब भी दूर थी। हम सुबह टहलने जाते थे, बातें करते थे, लेकिन पहले वाली बात नहीं थी। उसका बात बात पर झल्लाना कम हो गया था। कभी कभार मेरे साथ बैठकर टीवी भी देखने लगी थी, लेकिन वो राधा अभी भी गुमशुदा थी जो बड़ी सी बिंदी लगाए गुनगुनाते हुए बच्चों से पूछती थी, बताओ किस गाने की धुन है ये? गाने की धुन। मुझे कुछ याद आने लगा था। शायद वो सीढ़ी मुझे मिल गई थी जिसके दूसरे छोर पर मेरी पहले वाली राधा खड़ी थी। हम अक्सर बहुत सी बातों के लिए कह देते हैं कि मैंने मना तो नहीं किया था, लेकिन किसी बात को बढ़ावा न देकर टाल देना भी मना करने जैसा ही तो होता है ना। मुझे कभी गीत संगीत में खास दिलचस्पी नहीं रही, बस गाने सुनना अच्छा लगता था, लेकिन राधा का क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जबरदस्त झुकाव था। शादी के बाद उसने अक्सर बात छेड़ी, अपने अधूरे कोर्स को पूरा करने की इच्छा जताई, लेकिन मेरा वही रवैया रहा। मना नहीं किया, लेकिन टालता रहा। कभी कहा कि पता है म्यूजिक इंस्टीट्यूट कितनी दूर है यहाँ से, कभी कहा अब बच्चों को किसी क्लास में भेजोगी या खुद जाओगी। कितनी अजीब बात है ना। कुछ बेड़ियां हम खुद बांधकर चाबी दूर फेंक देते हैं, और जब वो बेड़ियां पांव छलनी करने लगती हैं तो वो चाबी ढूंढने लगते हैं। राधा के जिस शौक को मैंने कभी अहमियत नहीं दी, आज मुझे वो सबसे अहम लगने लगा था। कैसे भी हो राधा को संगीत से जोड़ना होगा, उसकी क्लास शुरू करवानी होगी। लेकिन ये सब भी इतना आसान कहाँ था। राधा जाने को तैयार ही नहीं थी। इतनी दूर है क्लास, जब दम थी तब तो की नहीं, अब इस उम्र में नहीं हो पाएगा। मैंने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? 52 की तो हो ना? बता ऐसे रही हो जैसे पैदल जाना हो। अरे कैब बुलाओ, चली जाओ। हफ्ते में 5 दिन है ना क्लास, 3 दिन ही चली जाओ।
दुनिया भर की दलीलों बहस के बाद भी राधा टस से मस नहीं हो रही थी। मैं एकदम हारा हुआ महसूस करने लगा था। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। फोन करके बच्चों से पूरी बात बताई। मेरी बेटियां तो जैसे जादू जानती थीं। बात सुनते ही तपाक से बोली, अरे पापा, मम्मा को सब चल जाता है, पैसे का नुकसान नहीं चलता। आप बोल दो ना कि आप साल भर की फीस भर के आ गए हो। बच्चों की बात में दम तो था। एक एक पैसा जोड़कर चलने वाली राधा पैसे की बर्बादी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 2 दिनों बाद मैंने बहाने से उसको ये बात बता दी। पहले तो वो जी भर के बड़बड़ाई, फिर बेमन ही सही लेकिन राजी हो गई। मैं हफ्ते में केवल 1 दिन जाऊंगी, ठीक है? मैंने बहस नहीं की। मुझे पता था वो क्लास 1 दिन से 3 दिन होते देर नहीं लगेगी। कुछ दिनों में राधा क्लास जाने लगी थी। 1 दिन से 3 हुए, फिर 5वां दिन। मेरे घर की रौनक लौट रही थी। राधा वहां की बातें बताती थी, कभी झिझकते हुए कुछ गाकर सुनाने भी लगती थी। सबसे बड़ा अंतर था कि अब जब भी बच्चों की याद आती थी तो वो दीवार नहीं घूरती थी, वो मेरे पास आकर सुबक लेती थी। एक दिन सुबह चाय पीते हुए बड़ी तेज चहचहाहट सुनी। हमने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो चिड़ाचिड़ी एक गमले में बड़ी मेहनत से घोंसला बनाने में मशगूल थे। राधा बड़े गौर से उनको देखती रही, फिर बोली, यही होता है ना हर जगह, बच्चों के लिए हम घर बनाते हैं, फिर वो उड़ जाते हैं। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, तो क्या हुआ, यही नियम है कुदरत का। लेकिन चिड़ाचिड़ी तो साथ रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हर चिड़िया तुम्हारी तरह नहीं होती कि दूसरे घोंसले में जाके रहने लगे। मेरी बात पर राधा एक पल को ठिठकी, फिर जोर से हंस पड़ी। वो उसी पल उठी, गेस्ट रूम से अपना तकिया लाकर मेरे तकिए से सटा कर रख दिया और मेरी कलाई पकड़कर बोली, चलो तुम्हें राग भैरवी की बंदिश सुनाती हूं। बस इतनी सी थी ये कहानी।